इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं। बराबर दर्शकों की ओर से मांग होती रही है कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हल करके आप बताएं, और उस दिशा में मैंने प्रयास शुरू कर दिया है। और आज हम मैक्सिमम, मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अधिकतम, न्यूनतम और नद परिवर्तन बिंदु से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यदि हमें फलन दिए हुए हों, और ये सभी फलन आज क्योंकि पहला प्रारंभिक स्थिति है, इस नाते एक चर वाले फलन हैं, जिसमें जैसे हम कह सकते हैं वाई फंक्शन ऑफ एक्स, जिसमें एक आश्रित चर है वाई और एक स्वतंत्र चर है एक्स। एक्स के परिवर्तन होने पर वाई परिवर्तित होगा, और वाई और एक्स के इस संबंध को हम वाई फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में जानते हैं, और हम उन्हें समीकरणों के रूप में लिखेंगे। और उस फलन के माध्यम से हम ये जांच करने का प्रयास करेंगे कि एक्स के किन मूल्यों पर फलन अधिकतम है या न्यूनतम है या नद परिवर्तन का बिंदु है। और ऐसी स्थिति में जब फलन अधिकतम है तो अधिकतम मूल्य कितना है वाई का, या न्यूनतम मूल्य वाई का कितना है, या नद परिवर्तन बिंदु की स्थिति में वाई का मान क्या है और एक्स का मान क्या है। ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले हम बहुत सरल स्थिति से शुरू करेंगे, और दो प्रश्न हम केवल छोटे से समीकरणों के माध्यम से दिखाएंगे, जिसमें केवल या तो अधिकतम की स्थिति होगी या तो न्यूनतम की स्थिति होगी। उसके बाद हम ऐसे फलनों को ले आएंगे जिनमें अधिकतम भी होगा और न्यूनतम भी होगा। और हम अभी आपको आगे दिखाएंगे कि जब किसी फलन में अधिकतम और न्यूनतम दोनों स्थितियां होती हैं तो उस फलन में नद परिवर्तन का बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होगा। अर्थात ऐसे प्रश्नों में तीनों चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी कि एक्स के किस मान पर अधिकतम वाई का मान है, एक्स के किस मान पर न्यूनतम है, और एक्स के किस मान पर नद परिवर्तन का बिंदु है। तो हम पहले प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभ करते हैं और एक फलन आपके समक्ष छोटा सा लिखते हैं, जिससे हम उस प्रक्रिया को जानें धीरे धीरे, जिस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40। और सीधे कहा जा सकता है कि आप इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज का पता करिए, चरम मान का पता करिए। और चरम मान का मतलब होता है या तो अधिकतम या तो न्यूनतम, और अगर नद परिवर्तन की बिंदु की कभी स्थितियाँ आती हैं तो वो भी। तो जाहिर है कि ये फलन, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जो फलन दिए जाते हैं उसमें हम जरा घातों पर ध्यान करें, उनके पावर्स पर, कि घात, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है। और अगर घात 2 है तो फलन को जब हम वक्र के रूप में बनाएंगे तो उसमें केवल एक टर्न आएगा, और जब केवल एक ही टर्न आएगा तो वो टर्न या तो इस तरह से न्यूनतम की स्थिति को दिखाएगा या इस तरह से अधिकतम की स्थिति को दिखाएगा। इसका मतलब है कि अगर फलन की अधिकतम पावर 2 है तो एक ही स्थिति उसमें हो सकती है, या तो न्यूनतम मान होगा या तो अधिकतम मान होगा। और यदि फलन में अधिकतम घात 3 है तो इसमें 2 टर्निंग पॉइंट बनेगी। जितनी घात होती है उससे एक कम टर्निंग पॉइंट बनते हैं। इसका मतलब अगर 3 घात फलन में है तो 2 टर्न बनेगी, एक टर्न ऐसे बनेगा, एक टर्न ऐसे बनेगा। तो इसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों स्थितियां आ जाएंगी। और जब दोनों स्थिति आएगी तो दोनों के बीच में, यहाँ पर अधिकतम से न्यूनतम पहुँचने के बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इस नाते वो तीसरा भी आ जाएगा। तो यहाँ मेरा ध्यान है, जो आपको बताने का लक्ष्य है वो ये है कि इसमें घात 2 है अधिकतम, इस नाते एक ही टर्निंग पॉइंट होगा, वक्र एक ही बार मुड़ेगा, और जब एक ही बार मुड़ेगा
तो या तो अधिकतम की स्थिति होगी या तो न्यूनतम की स्थिति होगी। और वो कैसे हम पता करेंगे वो आप देखें। और वो तरीका ये है कि हम लोग जानते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए प्रथम अवकलज का मान शून्य होना आवश्यक है। इसलिए हमें पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा, जिसको हम, अगर हमारा फलन y फंक्शन ऑफ x है तो वो dy अपॉन dx होगा। एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा। और अवकलन ऐसे करते हैं, 2 का ये 2x होगा, ये आप जानते ही हैं। 6x का 6 होगा और 40 का 0 होगा, इस नाते उसको नहीं लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे कि अधिकतम या न्यूनतम या चरम मानों के लिए dy अपॉन dx का मान शून्य होना चाहिए। और यदि ये शून्य हो तो इस मान को, जो dy dx का मान है 2x माइनस 6, इसको हम 0 करेंगे। और जब इसको 0 करेंगे तो 6 आएगा और x बराबर 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान 3 होगा, वैसी स्थिति में फलन dy अपॉन dx का मान 0 होगा। और जब dy dx का मान 0 होगा तो फलन का मान या तो अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा। और अब आपको पता करना कि वो न्यूनतम है या अधिकतम है। तो वैसी स्थिति में अधिकतम और न्यूनतम की जो शर्तें हैं वो आप जानते हो। इसके लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकलज ज्ञात करना होगा। और जिसको हम लिखेंगे इस तरह से कि ये हमारा dy अपॉन dx है, इसका एक बार फिर अवकलन करते हैं। और जब अवकलन करते हैं तो इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई। दूसरी बार अवकलन है ये स्क्वायर। और ये पहले बार इसका अवकलन किया तो ये आया, अब इसका अवकलन करेंगे तो जो आएगा, तो 2x माइनस 6 का अवकलन 2x का 2 होगा, 2 आएगा। और क्योंकि 2 का मान ग्रेटर देन 0 है, और हम लोग जानते हैं कि जब फलन का मान 2x माइनस 6 x बराबर 3 और इस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का मान जो है वो 2 आया। और जब ये फलन का मान 2 आया तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। और हम लोग जानते हैं कि जब सेकंड डेरिवेटिव का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो ये मिनिमम की स्थिति होती है या मिनिमा की स्थिति होती है। इसका मतलब है फलन जो है x बराबर 3 पर मिनिमम है, x बराबर 3 पर फलन का मान न्यूनतम है। और अगर अब आपसे कहा जाए कि वो मान कितना है, तो यदि हम मूल फलन में y बराबर जो दिया हुआ है उसमें x बराबर 3 लिख दें तो ये मान हमें पता चल, x बराबर 3 लिख दें तो ये मान हमें पता चल जाएगा। तो x बराबर 3 पर फलन न्यूनतम है तो फलन का अधिकतम मान क्या होगा, हम लिख सकते हैं इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू, तो इस y वाले फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर। पहली बार मैं लिख दे रहा हूँ, अगली बार सीधे लगाऊंगा। और फिर लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 इंटू को x न समझे इस नाते पॉइंट लिख रहा हूँ प्लस 40। इसका मतलब ये 3 का वर्ग होगा 9, 6 और गुणे 3 होगा 18 और ये होगा 40। और जब इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो ये मान 40, इसमें से आप समझिए कि 18 घट जाएगा तो ये 9 और 18 का अंतर 9 आएगा, -9 और 40 में से फिर 9 घट के ये आएगा 31। इसका मतलब हुआ कि जब x का मान 3 है तो फलन का मान न्यूनतम है और ये न्यूनतम मान जो है वो 31 है। और ये 31 जो है इसको एक तरह से और हम लोग देख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे अगर आप इसको मैं आपको चित्र से दिखाने का प्रयास करूं कि फलन के किस मान पर 1, 2, 3, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 वाले मान पर फलन का मान 31 है। ये मान लीजिए 31 है तो इस पर फलन न्यूनतम है। इसका मतलब y का मान इसके आगे भी बढ़ रहा है और इसके पहले भी बढ़ रहा है। तो इस तरह का फलन ये होगा y x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40। और ये मान जो है वो इस बिंदु पर 31 होगा, ये न्यूनतम मान है। और x के मान 3 होने पर y का मान 31 होगा, ये न्यूनतम है। अगर आप ये देखने का प्रयास करें कि इसके पहले मान कितना, इसके पहले कितना मान है, तो इस फलन में आप 2 और 4 मतलब इसके पहले के 2 लिख दीजिए, इसके पहले के 4 लिख दीजिए।
तो आपको ये दिख जाएगा। केवल आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये सही है या गलत है। तो वैसी स्थिति में अगर x बराबर 2 लिखोगे आप तो ये मान आ जाएगा 32, और अगर x बराबर 4 लिखेंगे तो भी 32 आएगा। इसका मतलब है कि 3 के आगे बढ़ेंगे तो ये मान बढ़ जाएगा, 3 से पहले भी ये मान बढ़ जाएगा, और ये न्यूनतम की स्थिति है जिसमें dy/dx का मान इस बिंदु पर 0 होगा। तो इस तरह से ये न्यूनतम की स्थिति को मैंने आपको समझाया। अब यहीं पर एक और सवाल इधर लिखा हुआ है, इसमें अब अधिकतम या न्यूनतम की स्थिति अगर हम निकालने का प्रयास करें तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूनतम की स्थिति है और ये हो सकता है अधिकतम की स्थिति हो। देखिए कैसे, इसके dy/dx का मान आप निकालोगे तो आएगा 2x का 2 और इसका 3 दूना 6x, और जब dy/dx बराबर 0 लिखोगे तो ये आएगा 2 - 6x = 0। फिर आएगा, अगर इसको इधर कर देंगे तो आएगा -6x -2, और या तो ऐसे लिख दें 6 = 2, या तो x = 2/3 या = 2/6 सॉरी, और ये 1/3 ये मान आ गए। ये है 6x बराबर है 2, तो x बराबर होगा 2/6 बराबर 1/3, अर्थात x का मान जब 1/3 है तो फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा। और उसको पता करने के लिए द्वितीय अवकलज के मान निकालने होंगे आपको, और उसको d²y/dx², और ये द्वितीय अवकलज इसका निकालेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, -6x का -6 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर द्वितीय अवकलज का मान लेस देन 0 हो तो फलन जो है वो मैक्सिमम होता है। इस नाते फलन इस बिंदु पर मैक्सिमम होगा जब जब x का मान x बराबर 1/3 है। और अगर ये पता करना वो मान है कितना, तो वो मान भी हम पता कर सकते हैं। 1/3 को फलन में लिख दें अगर, तो y लिख देंगे x = 1/3, तो y = कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 2 × 1/3 ऋण 3 गुणे ये है x², और 1/3 × 1/3 ऐसे हो जाएगा। तो गुणे 1/3 गुणे 1/3, ये देखिए ये 3 कट गया, तो यहाँ आ गया 2/3, और यहाँ आ गया ऋण 1/3, और संयोग से y का मान भी 1/3 आ गया। तो ये y का मान, x का मान जब 1/3 होगा तो फलन न्यूनतम होगा, और ये y का न्यूनतम मान भी 1/3 ही होगा, सॉरी अधिकतम मान। और यहाँ भी अगर हम ये चित्र बना के देखने का प्रयास करें तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जरा चित्र को बड़ा बनाना है, इस नाते ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको 0 कर दें, इसको 1/3 कर दें, इसको 2/3 कर दें, इसको 1 कर दें, 3/3, ये इस तरह से। तो जब 1/3 x का मान होगा, इसी मान पर फलन का मान अधिकतम होगा। इसका मतलब है ये मान कुछ ऐसे होगा। और मैं बना इसलिए रहा हूँ ऐसे क्योंकि अगर आप अभी x बराबर 0 पर ये मान निकालें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, y बराबर 0 आ जाएगा। अगर x बराबर आप 2/3 लिख दें तो भी ये मान 0 हो जाएगा। देखिए 2x की जगह पे लिखेंगे 2 गुणे 2/3 और ऋण 3 और गुणे 2/3 गुणे 2/3, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 दूना 4/3, 2 दूना 4/3, तो हो जाएगा 4/3 - 4/3 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान 0 होगा तब y का मान भी 0 होगा, और जब x का मान 2/3 होगा तब y का मान भी 0 होगा। और वैसी स्थिति में और 1/3 जब मान होगा तो y का मान भी 1/3 होगा और ये मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से इस तरह का चित्र बनता है जो इस चीज़ को प्रदर्शित करेगा। आपको चित्र नहीं बनाना है, केवल मैं समझाने के लिए इसे बना रहा था कि ये स्थिति है, और वक्त पर जब हम इसे दिखाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही चित्र बनेंगे। तो ये हमने एक ऐसे उदाहरण लिए जिसमें
ऐसा फलन है जिसमें केवल एक टर्म आया था, एक में मैक्सिमा बना है और एक में मिनिमा बना है। अब हम ऐसे फलन आपके समक्ष रखेंगे जिसमें मिनिमा भी होगा, जिसमें मैक्सिमा भी होगा, और जब मिनिमा मैक्सिमा दोनों होंगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी उसके बीच में होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व मेरे इसी चैनल पर 3 अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं। एक मैक्सिमा मिनिमा के बारे में है, एक में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और एक में कर्वेचर के बारे में है, कन्वेक्सिटी और कनकेविटी, वक्रों की उत्तलता और अवतलता के बारे में है। उन तीनों को जब आप पढ़ लेंगे तो अवकलन के संदर्भ में कई वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, जिससे आप अवकलन करने की जो सबसे सरलतम स्थितियां हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा। फिलहाल अभी तो फिर इन प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। जो अगला सवाल मैं आपको लिखने जा रहा हूं वो इस तरह का है, y इक्वल टू 1/3 x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। इसमें हमको मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना है, और जब हम इसमें मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करेंगे या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ज्ञात करेंगे तो पहली शर्त हमारी ये होगी, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम dy/dx का मान ज्ञात करेंगे, और dy/dx का मान ज्ञात करेंगे 3 से यहाँ गुणा हुआ 3/3 1 आएगा, हो जाएगा x, एक घात घट जाएगी स्क्वायर, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 5x का 5 बचेगा, 3 का 0 बचेगा। तो इस तरह से dy/dx बराबर इतना आ गया। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए आवश्यक है कि इसके मान शून्य हो, और इस मान को अगर आप शून्य कर दें तो आप लिख सकते हैं कि जब dy/dx बराबर 0 तो इसी मान को आप 0 कर देंगे तो आएगा ये। और इसको हल करने का एक तरीका है, वो हल करेंगे आप। तरीका ये है कि ये आपको सीखना पड़ेगा, इस क्लास में इतना नहीं बताया जाएगा, और भी किस तरह से हम समीकरणों को या युगपत जिसको या आप कहते हैं वर्ग समीकरणों को कैसे हल करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, इसमें 6x के 2 हिस्से हम करते हैं, और 2 हिस्से इस रूप में कि यहाँ का जो कोफिशिएंट x का होता, मान लीजिए यहाँ 1 है, और ये जो कांस्टेंट राशि 5 है, इन दोनों को हम जोड़ घटा के इतने करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जब हम करेंगे, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, x स्क्वायर, इसके 2 हिस्से करेंगे, -5x माइनस x, ये दोनों मिला के यही बनेगा, इस नाते कोई अंतर नहीं हुआ, बराबर 0 लिखेंगे। अब इसको x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ यही राशि यहाँ आनी चाहिए, इस नाते यहाँ प्लस है तो ये कॉमन माइनस लेंगे 1, और ये x -5 लिखेंगे। अब ये कर दो 0, जब ये माइनस से खुलेगा तो -x हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। और अब इस हिस्से को एक जगह कर सकते हैं, -5 = 1, x - 1, x - 5 = 0। और अब हम लोग जानते हैं कि ये और ये 2 राशियां हैं, दोनों का गुणनफल 0 है, और जब 2 राशियों को हम गुणा करते हैं, जैसे हम कहें कि अगर ये × b = 10 0, तो जाहिर है कि जब दोनों गुणा कर रहे हैं तो एक राशि इसमें से 0 होगी, तभी ये 0 आएगा। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि यदि x - 1 = 0 तो x बराबर इधर जाके 1 आएगा, और यदि x - 5 = 0 तो x बराबर 5 आएगा। अब की बार x के 2 मान आएंगे, एक मान होगा, हम इसको x1 x2 लिख सकते हैं, एक मान होगा x बराबर 1, एक मान होगा x बराबर 2। और वैसी स्थिति में अब हमको ये पता चला कि जब dy/dx का मान 0 है तो x के 2 मान हैं, और जब x के 2 मान हैं तो जाहिर है कि या तो x के एक मान पर फलन अधिकतम होगा और x के एक मान पर फलन न्यूनतम होगा। किस पर होगा ये पता नहीं, और वो पता लगाने के लिए हमको दूसरे अवकल सेकंड डेरिवेटिव का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे अवकलन के सहायता से हम जान जाएंगे कि दूसरे अवकलज का मान
शून्य से कम है या शून्य से ज़्यादा। तो अगर शून्य से कम है तो अधिकतम होगा। तो ऐसी स्थिति में आप द्वितीय अवकलज का मान निकालिए, d2y/dx²। और ये पहला अवकलज है, इसका फिर अवकलन करिए, 2x - 6, 5 जीरो हो जाएगा, ये आएगा। और अब लिखेंगे इस अवकलन में लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, तो इसका मान कितना होगा इस फलन का। और अब इसकी जगह पर अगर 1 लिखें तो हो जाएगा 2 × 1 2 -6 इज इक्वल टू -4। और इसी तरह से लिख सकते हैं इफ x इज इक्वल टू 5, तो इसी फलन में 2 की जगह पर 5, x की जगह पर 5 लिखें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू d2y/dx² इज इक्वल टू 2 × 5 = 10 ऋण 6 बराबर 4। ये प्लस है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस है। तो जब माइनस होगा तो फलन का मान अधिकतम होगा, और जब न्यूनतम होगा तो फलन का मान धनात्मक हो। ये सेकंड डेरिवेटिव या d2y/dx का मान धनात्मक होगा। तो जब x का मान 5 है तो ये धनात्मक है। इसका मतलब x बराबर 5 पर फलन जो है वो मिनिमा है, न्यूनतम है। और जब x ये मान ऋण 4 है तो जब सेकंड डेरिवेटिव का मान माइनस में होता है, लेस देन 0 होता है, तो इस मान पर ये फलन मैक्सिमा है। तो फलन का मान मैक्सिमम तब होगा जब x बराबर 1 होगा, और फलन का मान मिनिमम तब होगा जब x बराबर 5 होगा। तो x बराबर 5 पर मिनिमम, x बराबर 1 पर अधिकतम। अब x बराबर 1 पर अगर आप रख दें उसको कि x बराबर जब 1 है तो फलन का मान कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है ऐसे। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी y की, आप फंक्शन या आप y कितनी होगी, इसकी जगह पर y बराबर आप लिखिए 1। अगर x बराबर 1 लिखेंगे तो 1/3 आएगा यहाँ, क्योंकि x × 1 का गुणा 1 का गुणा यहाँ आएगा, ये 1 और ये माइनस हो जाएगा 3, और ये 5x का हो जाएगा 5, और ये धन 3 हो जाएगा। ये देखिए 3 और 3 कट जाएगा, 1 - 1 प्लस, और ये 5 है, ये 3 है, और ये मिला के आ जाएगा 5 सही 1/3। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 1/3। तो ये 5 सही 1/3 करके ये वैल्यू आएगी। आप इसको 5.33 में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो कब आएगी, जब x बराबर 5, और ये कब आई है, जब x बराबर है 1। तो x बराबर आपकी 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 × 5 × 5 पंचम 25 25 125, तो आएगा 125/3, ये y बराबर। और यहाँ आएगा पंचम 25 यहाँ 75, ये ऋण 75, और ये आएगा पंचम 25 धन 25, और ये आएगा 3। और अब आप अगर जोड़ना चाहें इसको इसको इसको, तो ये 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, सबको 1/3 लिख दीजिए। 125 धन 25 यहाँ 75 धन 3 यहाँ 9, ये इतनी पूरी राशि को 3 से भाग दे दीजिए, ऋण 75। और जब आप इसको जोड़े घटाएंगे कुल मिला के, तो ये 209 आ गया /3 -75। और 203 को अगर आप हल करेंगे तो 3 × 6 = 18 आएगा, 2 बचेगा 29 आएगा, 3 × 9 = 27 आएगा, फिर 2 बचेगा, तो ये 2/3 अलग से लिख दीजिए, इसमें 75 घटा दीजिए, क्योंकि ये राशि माइनस है, ये प्लस है। तो 70 इसमें से घटाएंगे तो सीधे आ जाएगा 5, और इतना और घटाएंगे तो आ जाएगा 5 सही 1/3। तो ये 5 सही 1/3 y का भी मान आएगा, लेकिन ध्यान रखिए अब की बार ये मान माइनस में है। तो माइनस में ये मान आया, तो जब x का मान होगा -5 सही 1/3, तो y का मान मिनिमम होगा,
और जब x का मान होगा 1 तो y का मान 5 सही 1/3 आएगा, ये धनात्मक होगा। देखिए इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। ये मान है कितना, 1 2 3 4 5, 5 पर है ये 5 सही 1/3 माइनस, और 1 पर है ये 5 सही 1/3 प्लस। इस पर अधिकतम है, इस पर न्यूनतम है। इसका मतलब हुआ कि ये मान कुछ इस तरह गया, ये ऐसे, इस पर मिनिमम, यहाँ इस पर मैक्सिमम। तो इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज हमको मिल गई। एक बात आपको बता दें कि अब इनके बीच में ये टर्न लेगा, क्योंकि ये यूँ जा रहा है और फिर यहाँ से यूँ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये वक्र देखिए केंद्र की ओर उन्नतोदर है, और ये इधर का वक्र जो है, तो जब ये वक्र ऊपर से गिरेगा ऐसे ऐसे, तो ये केंद्र इधर नीचे से नतोदर है, और जब इधर जा रहा है तो उन्नतोदर है, इधर उठा हुआ है इधर धंसा हुआ है। इस नाते इस बिंदु पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और अगर हमने हल करके देख लिया, अगर आप भी हल करोगे तो इस बिंदु पर जब x बराबर 2 होगा तो नच परिवर्तन का बिंदु होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा इस पर। अभी निकाल के दिखाएंगे। और जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो y का मान जो होगा वो 0 होगा। तो अब हम लोग जरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता कब है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की ये शर्त होती है कि द्वितीय अवकलज का मान इज इक्वल टू 0 होना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की शर्त है कि द्वितीय अवकलज का मान जो है वो 0 हो। तो द्वितीय अवकलज के मान को आप लिखिए, ये है 2x - 6 इज इक्वल टू 0। और जब ऐसा होगा तो आएगा 2x इज इक्वल टू 6, सॉरी ये होगा 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये 3 आएगा। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि d2y/dx² का मान 0 है, और जब जिस मान पर ये 0 होता है x के, उस पर नत परिवर्तन का बिंदु होता है। इस नाते नत परिवर्तन का बिंदु तब है जब x बराबर 3 है। तो x बराबर 3 पर नत परिवर्तन का बिंदु है। और अगर आप ये जानना चाहें कि जब नत परिवर्तन का बिंदु है तो y का मान क्या है, तो इस y के मान में आप 3 लिख दीजिए। देखिए कितना आएगा, 3 × 9 × 27/3 बराबर 9। और ये आएगा 3 × 9 = 27, और ये आएगा धन 5 × 15 धन 3। तो ऐसी स्थिति में ये है 15 3 18 और 9 27, तो आया 27 ऋण 27 बराबर 0। इसका मतलब y का मान 0 आया। मैंने पहले बताया था आपको कि जब हल करेंगे आप तो y का मान तब 0 आ जाएगा जब x बराबर 3 होगा, और जब x बराबर 3 होगा तो नत परिवर्तन का बिंदु होगा। इस नाते इसी बिंदु पर नत परिवर्तन बिंदु होगा, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे काटती हुई जाएगी जो इधर के वक्र को और इधर के दोनों वक्रों को स्पर्श करेगी। यहाँ पर एक बात हम और आपको बता दें कि जो स्पर्श रेखा है वो ऊपर से नीचे गिर रही है। इस नाते इस बिंदु पर dy/dx का मान जो होगा वो <0 होगा। जब कोई रेखा नीचे गिरती है तो उस पर ऋणात्मक मान होता है dy/dx का, और जब ऊपर बढ़ती हुई होती है तो धनात्मक होता है। इस पर dy/dx का मान ऋणात्मक होगा। आप अगर चाहो तो x बराबर 3 अगर इसमें लिख दो dy/dx में, तो ये मान ऋणात्मक आ जाएगा। आप देख सकते हो x बराबर 3 लिखना है तो ये देखो आया x² 3 × 9 ऋण 6x 6 × 18 धन 5, देख लो 9 × 5 = 13, 9 × 5 = 14 ऋण 18 बराबर ऋण 4। तो dy/dx का मान इस बिंदु पर ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो एक और शर्त पूरी हो जाती है
कि जब dy dx का मान नत परिवर्तन बिंदु पर ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है तो इसे कहते हैं नॉन स्टेशनरी इन्फ्लेक्शनल पॉइंट। ये जो इन्फ्लेक्शनल पॉइंट है ये अस्थिर होता है, अस्थिर नत परिवर्तन का बिंदु कहलाता है। और अगर उस पर dy dx का मान 0 हो तो ये स्थिर या स्टेशनरी इन्फ्लेक्शनल पॉइंट कहलाता है। ये बिंदु जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ये नॉन स्टेशनरी है, अस्थिर नत परिवर्तन का बिंदु है। तो इतनी बातें हमने इस प्रश्न के माध्यम से आपको मैक्सिमा भी बता दिया, मिनिमा भी बता दिया, नत परिवर्तन का बिंदु भी बता दिया, स्थिर अस्थिर भी बता दिया और इनको वक्रों के माध्यम से आपको दिखा के भी बता दिया कि इस फलन में इस तरह से ये वक्र बनेगा और अगर इस तरह से वक्र बनेगा तो इसमें एक मैक्सिमम बिंदु आएगा, इसमें एक मिनिमम आएगा, इसमें एक नत परिवर्तन का बिंदु भी आएगा। और मैं एक क्वेश्चन और इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा समय मेरे पास है और वो सवाल ये है y इक्वल टू x पावर 3 y इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12। तो अगर हम लोग इस प्रश्न को हल करें तो बिल्कुल वैसे ही हल कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए पावर 3 है तो 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और ऐसी स्थिति में dy dx के मान जब आप निकालोगे तो ये 3x का होगा 3x स्क्वायर और इसका होगा 3 दूना 6x और ये 0 हो जाएगा, x बराबर 12 जो है 12 का 0 होगा। और अधिकतम और न्यूनतम के लिए dy dx के मान को 0 करते हैं, मैं यहीं 0 कर दे रहा हूँ। और अगर ऐसा करूँ तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0 और इसको हल करने का तरीका होगा 3x कॉमन ले लीजिए और यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा -6, ये इज इक्वल टू 0। तो दो भाग हुए, या तो 3x बराबर 0 और जब 3x बराबर 0 तो x बराबर 0 और या तो x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। ये दो मान मिले, एक मान x का है 0, एक मान है x का 6, एक पर अधिकतम है एक पर न्यूनतम है। पता करने के लिए द्वितीय अवकलज का मान निकालेंगे और ये मान निकल के आ जाएगा 3 दूना 6x और ऋण 6। और अगर हम लिखें कि जब x मान बराबर है, जो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा, और ये होगा x की जगह 0 लिखेंगे तो आएगा 0 माइनस 6 इज इक्वल टू -6। इसी तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 6 तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अब इसकी जगह आप 6 लिखिए तो 6 गुणे 6 ये है यहाँ ये है 3x स्क्वायर, तो ये 2 3 6x आया, ये 6 आया, ठीक है। तो 6x है तो 6x x बराबर अगर हम लिखेंगे 6, एक x का मान, हाँ सॉरी 6 आया है तो 6 बराबर 6 चौक 36 ऋण 6 बराबर, तो ये 36 ऋण 6 बराबर 30 आएगा। और 30 क्योंकि धनात्मक वैल्यू है इस नाते x बराबर 6 पर फलन मिनिमम होगा और यहाँ पर ये ऋणात्मक वैल्यू है इस नाते x बराबर 1 पर फलन मैक्सिमम होगा ये। और अगर आप ये चाहो कि जब x बराबर 6
शून्य है x बराबर, तो फलन का मान कितना है, तो आप लिख सकते हो कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना होगा, तो y के मान में 0 लिखिए, यहाँ 0 यहाँ 0 बराबर 12 आएगा। और अगर आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 6 तो आप यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 और यहाँ लिखेंगे ऐसे। तो एक यहाँ पर हो गई है त्रुटि, ये देखिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए 3x और हमने यहाँ लिखा 3x और ब्रैकेट में ये 2 होना चाहिए 2, ये करेक्ट कर लीजिए। तो जब ये, क्योंकि 2 3 6 होगा और जब ये करेक्ट होके आएगा तो ये 2 आएगा और x का मान 2 होगा, मतलब x के 2 मान होंगे, x बराबर 0 x बराबर 2। तो यहाँ हम संशोधित करें कि जब x का मान होगा 0 तब, और जब x का मान 2 होगा तब, और जब x के मान 2 होंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, सॉरी यहाँ 2 दूना 2 गुणे 6 बराबर 12 ऋण 6, तो आएगा ये 12 ऋण 6 बराबर ये +6 आएगा। और जब धनात्मक आएगा तो मिनिमम वैल्यू, जब ऋणात्मक आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू। और अगर उस वैल्यू को हम जाने कि मैक्सिमम मान कितना होगा, ऑफ फंक्शन या ऑफ y कितनी होगी, तो इस मान को हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू y की होगी जब कब x बराबर 1 पर, x बराबर 0 पर। तो जब x बराबर है 0 तो लिखेंगे y बराबर कितना होगा, ये 0 ये 0, y बराबर 12 होगा। और जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 2 पर निकलेगी, तो जब x बराबर 2 तो y बराबर 2 दूना 4 दूना 8 ये आया, और 2 दूना 4 3 12 ये आया, और धन 12 ये आया, तो 12 12 कट गया, y बराबर 8 आया। मिनिमम वैल्यू होगी 8 ये, मैक्सिमम वैल्यू होगी 12 ये। और इस तरह से कब होगी, जब देखें ये है x का मान कितना है 0, x का मान है 1, x का मान है 2, x का मान है 3, ऐसे। तो जब 0 मान होगा तो ये 12 आएगा, जब 2 मान होगा तो ये 8 आएगा, सॉरी यहाँ 8 आएगा ये। और इस पर अधिकतम है तो वक्र ऐसे बनेगा, और इस पर न्यूनतम है तो जाके यहाँ से मुड़ जाएगा ऐसे ऊपर, और इस रूप में यहाँ बीच में एक कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, बिंदु, और वो आप देख सकते हैं। और नत परिवर्तन बिंदु के लिए आपको इस द्वितीय अवकलज की जरूरत पड़ेगी और इस मान को 0 करना पड़ेगा। ये फॉर इन्फ्लेक्शनल पॉइंट है ये। और dy dx के मान में